हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए कोर्स के साथ। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड जो पेपर है फिजिक्स का, उसका एक पार्ट है जिसका नाम मैग्नेटिज्म है। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू, एमजी केवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, साथ ही साथ कानपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इन सब जगहों पर ये इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यानी काफ़ी कुछ नंबर जो हैं वो इस पार्ट से आपको मिल सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसका वीडियो भी डालिए, तो मैंने शुरू किया कि आप लोगों को घर पे एक अच्छा पैकेज मिले, यानी एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिले। तो मैग्नेटिज्म का जो सिलेबस है वो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख के फॉलो करके आपको करा रहा हूँ। अगर कोई पोर्शन मिस होता है तो आप मेरे दिए गए लिंक्स पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपका पोर्शन भी कवर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं पुटअप करूँगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको भी मेरा साथ देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोज़ को लाइक करना होगा अगर आपको पसंद आ रही है तो, और साथ ही साथ शेयर करना होगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। आपने 11th में 12th में भी पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म, नाम आपको याद होगा बायो शावर्ट लॉ, एम्पीयर्स लॉ। तो ये सब मैग्नेटिज्म का पार्ट है। पहले मैग्नेटिज्म को शुरू से करने से पहले थोड़ी सी बातें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में करेंगे, और ये कोर्स में भी है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको जानना है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में जानना है, फिर ओम्स लॉ भी आपको मेंशन है। तो ये सारी बातें हमें जानने की ज़रूरत है। इसलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे और फिर हम लोग मैग्नेटिज्म की तरफ चलेंगे। फिर मैं आपको वहाँ समझाऊंगा कि मैग्नेटिज्म क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे पार्टीशन किया गया है कि कब इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स और कब इसको मैग्नेटोडायनामिक्स बोला जाता है, और कौन सा कहाँ हमारे लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है इसका। इन सब की भी बात यहाँ पे मैं करूँगा ताकि आपको फिज़िक्स पढ़ने के साथ साथ आसपास की चीज़ों में भी फिज़िक्स फील हो, तभी फिज़िक्स का मज़ा आता है। तो चलिए थोड़ी सी बात, हम ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, इसलिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, तो वो एक करंट कैरी करता है और उस करंट का नाम इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ये आपने बहुत ही एलिमेंट्री बात क्लास 9th में पढ़ी होगी, फिर आपने 11th 12th में भी पढ़ी, और ग्रेजुएशन में भी ऑब्वियस है आपके सामने से गुजर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम न देते हुए तो आप लिख सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is defined as इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। I is equal to dq by dt। ओके, dq क्या है? चार्ज, पार्शियल चार्ज, दैट मीन्स स्मॉल चार्ज फ्लोइंग इन टाइम dt। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इसके यूनिट आप जानते हैं, चाहे तो आप इसे कूलम्स पर एम्पियर, कूलम्स पर सेकेंड कह सकते हैं, क्योंकि dq यानी चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, इसे कूलम में मेजर किया जाएगा। dt टाइम है तो इसे सेकेंड में मेजर किया जाएगा, और इसी को एम्पियर के नाम से जाना जाता है। तो SI यूनिट इसकी एम्पियर है। उसके बाद इसका डायमेंशन भी A होता है। एज यू नो कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसमें करंट का एक स्थान है। दैट मीन्स जो SI यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दी गई हैं उसमें SI यूनिट में आपका इलेक्ट्रिक करंट भी एक है, और जितने भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं सबको डायमेंशनल फॉर्मूले में एक एक साइन असाइन किया गया है। जैसे मास को m किया गया है, लेंथ को l किया गया है, और टाइम को t किया गया है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को a किया गया है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी, हालांकि कोई इतने बड़े लेवल पे आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको पता होता है, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। चलिए अब थोड़ी सी इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात
आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बात करें स्पेशली कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, या हम कहें कि जिधर हमारा पॉजिटिव आयन फ्लो करता है, मूव करता है, उधर हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो सिंपल इसका डायरेक्शन लिख लीजिए, डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन ऐसे लिख लीजिए, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, आज जो भी हम पोर्शन करेंगे उसका आपको हैंड रिटन नोट्स आपके टेलीग्राम, ये मिश्रा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां पे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमारी क्वांटिटी कैसी है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, बावजूद इसके ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ये एल्जेब्रिक सम को फॉलो करती है। ठीक है, इट फॉलोज, मैंने इसे लिख लिया, आप शॉर्ट नोट्स में टाइप कर लिख सकते हैं, इट फॉलोज द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, एल्जेब्रिक सम। इसका क्या मतलब है, जरा हम इसको एनालाइज करते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो स्केलर क्वांटिटीज स्पेशली या वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज में इन सब चीज का बड़ा क्या होता है, महत्व होता है कि डायरेक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक हमने पॉइंट ले लिया P और इस पर हमने एक फोर्स लगा दिया F1 और एक फोर्स लगा दिया F2। मान लीजिए इनिशियली इनके बीच में एंगल क्या था, थीटा था। तो ये रिजल्टेंट जो बनाया इन्होंने वो आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। जिसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने पे आपको मॉड ऑफ अंडर रूट मॉड ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा मिलेगा। यानी इस एंगल पे भी डिपेंडेंस होगा इसका। लेकिन अगर आप सोचिए कि मैं इस फोर्स की वैल्यू को, फोर्स का अगर मान लीजिए मैंने प्लेस चेंज कर दिया और एंगल अब कुछ थीटा डैश कर दिया, तब क्या होगा, तब ये फोर्स बदल जाएगा। क्योंकि थीटा चेंज हुआ, सेम मैग्नीट्यूड होने के बावजूद अगर क्या हुआ, हमने थोड़ा सा इंक्लिनेशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया, तो नेट फोर्स यहां बदल जाने वाला है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें या स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट था जिसपे एक 2 एम्पियर की करंट और एक 3 एम्पियर की करंट अप्रोच कर रही थी। अब जब ये इस पॉइंट से आगे बढ़े तो 5 एम्पियर की करंट हो गई। मैंने क्या किया, जैसे यहां पे हमने क्या किया, मान लीजिए पहले इनके बीच में एंगल थीटा था, लेकिन मैंने ये बदल दिया और अब मैंने एंगल इतना कर दिया, तब भी आप देखेंगे कि करंट जो यहां जाने वाली नेट करंट होगी वो 5 एम्पियर ही होगी। तो ये एल्जेब्रिक सम मेथड है, यहां पे डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बार क्या किया, ऐसे रखा और प्लेस वायर का चेंज करके यहां पे कर दिया, तब नेट करंट में कोई भी असर नहीं देखा जा रहा है। तो ये आपका बता रहा है कि ये यहां पे डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, साइन कन्वेंशन जरूर यूज करते हैं वो आने और जाने वाली करंट के लिए, कि कोई जा रहा है करंट और कोई आ रहा है। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में ये कह देते हैं कि स्केलर्स या स्केलर्स क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर्स मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती, वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करती। वेक्टर्स के लिए एक अलग एडिशन मेथड ही है। जैसे आपके पास स्केलर है तो स्केलर के लिए अलजेब्रिक सम मेथड है, जिसमें हम प्लस माइनस का ध्यान देते हुए ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स का, तो वेक्टर का एडिशन मेथड है, वो ट्राइंगल रूल है, फिर पैरेललोग्राम रूल है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, इसके आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये रूल्स जो क्वांटिटीज फॉलो करेंगी वही वेक्टर्स होंगी। यानी वेक्टर्स होने के लिए सिर्फ इतना कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, यहाँ पे एक कंडीशन और जुड़ती है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर होनी है तो उसको मैग्नीट्यूड रखना चाहिए, डायरेक्शन रखना चाहिए, इतनी तो रखनी चाहिए, साथ ही साथ उसे वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। यानी वेक्टर एडिशन के जो रूल आप पढ़ते हैं क्लास 12th में, 11th में,
वो रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होंगी। जैसे आपने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट इज वाई ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आप एक लाइन में किसी को आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमने क्या किया, किसी कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे अपोजिट टू द फील्ड, यानी फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड क्या करता है, या सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, यानी कोई फील्ड प्रेजेंट हो तब वो मोशन करे, तो उस मोशन के वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, अनुगमन वेग का नाम देते हैं। आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी। तो अगर मान लीजिए यहां पे इस पूरे कंडक्टर में स्मॉल एन नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसको वीडी मान लें, तो वीडी आप जानते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तब आई के साथ इसका रिलेशन जो होता है NEA VD, ये हमारा रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और करंट, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इस रिलेशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इनका जरूरत आपको न्यूमेरिकल में पड़ सकता है, इसकी प्रूविंग आपको नहीं दी जाएगी, बस आपको नोट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें और आगे चलना है, क्योंकि हमें ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। ओम्स लॉ का डेरिवेशन आप बहुत स्मॉल है, यहाँ पे डेरिवेशन बहुत लार्ज नहीं है। अब ओम्स लॉ को जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ये तो आपको क्लास 12 स्टैंडर्ड पे था, आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करना है। वो डिफरेंट कैसे करेंगे उसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक की तरफ जानी पड़ेगी, और जानना पड़ेगा जब क्या होता है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अवेलेबल है वहां पे, तो वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन यानी जिगजैग मोशन करते हैं, तो ओवरऑल उनकी वेलोसिटी का अगर हम देखें तो सम क्या आता है, 0 आता है, या नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आता है। लेकिन अगर उसे हम एक्सटर्नल फील्ड में लगा दें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। मान लीजिए अगर हमने इसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो इस तरीके से, तो सब इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे। तो अब क्या होगा कि ये एक दूसरे से मान लीजिए टक्कर करते हैं, तो इस टक्कर में क्या होगा, एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया फिर दूसरे की तरफ गया, तो सक्सेसिव मतलब लगातार होने वाले दो टक्करों के बीच का जो टाइम होगा उसे हम टाउ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम। टाउ सिंबल से डिनोट करेंगे, माफ कीजिएगा, उसको बोला जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध है उसको लिखने की जरूरत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, VD इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल e अपॉन m इंटू टाउ। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने यहां पे लिखा। चलिए हेडिंग करते हैं करंट डेंसिटी। तो ये होता क्या है, अगर आप देखें, मान लीजिए इसमें वायर में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके पर यूनिट एरिया से करंट कितना फ्लो हो रहा है उस क्वांटिटी को हम नाम देंगे करंट डेंसिटी का। तो करंट फ्लोइंग
पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर is called current density। क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी, यानी और इसे डिनोट करते हैं J से। J आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी I अपॉन A। ओके, और इसका डायरेक्शन किधर की होगा, किधर की तरफ होगा? ये डायरेक्शन रखेगा सेम एज द करंट। ठीक है, अब इसको और हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो J इज इक्वल टू, आप देखिए क्या हो सकता है, I की वैल्यू अभी आपने लिखा NEAVD, और A आपकी एरिया है ही, A से कैंसिल हो गया तो NEVD हो जाएगा। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में देखना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक वायर है, इसमें करंट इधर की तरफ जा रहा है तो J भी इधर की तरफ जाएगा, लेकिन VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो वेक्टर फॉर्म में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और कुछ इस तरीके से इनका रिलेशन होगा। ये वेक्टर फॉर्म है इसका। तो ये पूरा पार्ट बेसिक काम करेगा आपके मैग्नेटिज्म में, ये एक तरीके से बेसिक का काम करने वाला है। इस वजह से हम लोग बेसिक सीख लेते हैं तो अच्छी चीज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग को जानना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वही है कि अगर किसी, भाई जो आपने 12th में पढ़ा है, ओम्स लॉ वही है कि अगर हम किसी कंडक्टर के में करंट फ्लो करा दें, मान लीजिए करंट या पोटेंशियल डिफरेंस दे दें V, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसमें फ्लो होने वाले करंट के, या करंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जब तक कि इनका टेम्परेचर सेम रहे, या प्रेशर सेम रहे, या फिजिकल कंडीशन सेम रहे। ये तमाम बातें आपने पढ़ रखी हैं, तो इसमें मैं बहुत नहीं जाना चाहता। तो इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि यही पूछ सकता है आपसे वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लाएंगे? I इज इक्वल टू, हमने पढ़ा NEAVD, इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो I अपॉन A क्या हो जाएगा? NEVD हो जाएगा, जिसे हम J बोले, तो J क्या आ गया? NEVD। VD आपका क्या है? यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम VD की वैल्यू ले आके रखते हैं, इक्वेशन 2 कर दीजिए। VD हमने निकाला, इसे आप नोट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और इसे आप बताएंगे करंट डेंसिटी, और इसे इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल्स आप एग्जाम में जरूर लिखें, रिटन एग्जाम में सिंबल्स जरूर लिखें, ना कभी भी ना भूलें, सारे सिंबल्स का मतलब लिखें। तो VD आपने अभी लिखा N स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, M इज द मास। ले जाके इसमें रख दीजिए। तो J इज इक्वल टू क्या होने वाला है? J इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा NE, यहां पहले से ही है, VD की जगह आप क्या लिख रहे हैं? स्मॉल e इंटू कैपिटल E M बाई टाउ। ठीक, और इसे मॉडिफाई कर दीजिए, NE स्क्वायर M टाउ इंटू E। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो गया आपका। ओके, इसको हम लोग सिग्मा बोल देते हैं। NE स्क्वायर अपॉन M इंटू टाउ को हम लोग सिग्मा यानी कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। तो J आपका क्या होने वाला है? सिग्मा E। ठीक, अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दें। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा J इंटू J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, या इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, कहीं कहीं डिफरेंशियल फॉर्म भी बोला जाता है। तो जो हमने V इज इक्वल टू IR पढ़ा वो क्या है?
वो भी इस रिलेशन से डिराइव किया जा सकता है, या इसी रिलेशन से कह सकते हैं, हम इसको भी ला सकते हैं। बट हमें यहाँ पे ये नहीं करना, हमें इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि हमारे कोर्स में इसका महत्व है, इसलिए हम इस पर ध्यान देंगे। तो इसको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओके, चलिए ये हो गया। अब यहां पे एक पॉइंट बना लीजिए जो हमें यूज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लीजिए। वो ये कि अभी हम लोग जो जानते हैं जे और आई के बीच में रिलेशन, वो सही है, गड़बड़ नहीं है कि यानी जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो आई अपॉन ए हम लोग क्या लिखते हैं, जे लिख देते हैं, मतलब करंट पर यूनिट एरिया इन द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड जे। तो ये जे हमारा सही है, गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना है और जे से हमें आई को निकालना है। तो जे के बारे में जरा देखते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये थोड़ा सा प्लेन सरफेस बना लिया मैंने, थोड़ा सा कर्वेज ऐसे, इससे मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है या करंट डेंसिटी जा रही है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी सपोज कर लीजिए जे। तो इस पूरे करंट पूरे एरिया से पहले तो हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है कि पूरे एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हमें ये निकालना होगा कि पहले डिफरेंशियल फॉर्म से, यानी किसी स्मॉल पोर्शन से कितनी करंट जा रही है। तो उसके लिए हम करें क्या, उसके लिए हम जे हमें पता है और ये इसका क्या ले लें, एरिया वेक्टर ले लें। क्यों, क्योंकि आपने अगर देखें तो आई इज इक्वल टू जे ए है ना। तो आई स्केलर होना है, जे आपका वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी ये क्या होगा, स्केलर होगा। अदरवाइज ये स्केलर नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर एरिया को आप एज ए स्केलर लेते हो तो वो भी क्या होने वाला है, आपको वेक्टर देगा। तो एरिया वेक्टर, आपका एरिया एक वेक्टर होता है, तो हम यहाँ पे वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं और दोनों वेक्टर्स का हम अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमें करंट स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एरिया वेक्टर लेना होगा। और एरिया वेक्टर कैसी होती है, एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एक क्या करें, वेक्टर कंसीडर कर लें जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एरिया के इक्वल हो, तो उसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ले लीजिए एरिया वेक्टर, यहाँ पे एन कैप डी एस। अब दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है और दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये हम लोग अभी नहीं सपोज करते हैं, क्योंकि हमें एक फॉर्म लाना है, जब जहां जैसी जरूरत होगी हम कर लेंगे। तो स्मॉल एरिया से करंट कितना फ्लो होगा, ये होगा जे डॉट एन कैप डी एस। ओके, ये करंट थ्रू द स्मॉल रीजन। और अगर हमें इस पूरे सरफेस से निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, देन टोटल करंट क्या मिलने वाला है भाई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, जिसे आप आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट एन कैप डी एस कह सकते हैं। ओके, अब अगर कोई क्लोज, ये मैंने ओपन कर्व लिया था, अगर क्लोज्ड कर्व होता, फॉर क्लोज्ड कर्व, तो इंटीग्रेशन पे हमें एक क्या करना होता, क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगाना होता, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ये आपको टोटल करंट अब देगा। अच्छा, अब आपको मैंने खासकर मैंने जो भी जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनको मैंने बताया है कि जब भी आप क्या करेंगे, किसी वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड की बात की, आपने ये लिखा, तो इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। आपने इंटर में भी किया होगा ई डॉट एन कैप डी एस, तो वहां आपने इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला। तो ये क्या है, ये भी तो कुछ इसी तरीके से है। तो ये क्या है, ये करंट डेंसिटी है और ये सरफेस इंटीग्रेशन का, ये मतलब बता रहा है कि सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये आपको
करंट का फ्लक्स देगा, सॉरी करंट डेंसिटी का फ्लक्स देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये करंट डेंसिटी फ्लक्स देगा। तो आप लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी फ्लक्स यहां पे नोट करके या रिमार्क करके, करंट डेंसिटी फ्लक्स is called या gives the total current या total current density कर लें, total current density flux gives the total current flowing through the surface. ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं और मैग्नेटिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए और नोट किए रहिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत आगे पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाइए, है ना, तो हमारा भी कुछ फायदा हो सके। फायदा इन द सेंस कि लोगों के बीच में हम आसानी से पहुंच सकेंगे। आपका रिकमेंडेशन बहुत कुछ मतलब बताता है। हम अगर कहेंगे कि आप मेरा वीडियो देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं, सभी बोलते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बोलते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो, और आप किसी को बोलते हैं तो वो आपके एक बार कहने पर वीडियो जरूर देखेगा, और अगर देखेगा तब उसे क्वालिटी ऑफ द चैनल पता लगेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स मैं विद इन द 1 मंथ कंप्लीट करने वाला हूँ। आप मान के चलिए कि मैं इसे 10 मार्च तक ख़त्म कर दूंगा। पूरा ये पेपर 10 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लोगों को शेयर कर लीजिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।